गुड मॉर्निंग बच्चे। अभी तक आपने पुराने वीडियो में जो देखे थे वह कहीं कहीं विषय किसी लेसन से डाला गया था, लेकिन अभी हम वीडियो जो बनाने जा रहे हैं वो आपको चैप्टर वाइज जो है वीडियो हम देंगे। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं वो भी उसका लाभ उठा सकते हैं और जो बच्चे नए हैं वो भी उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो जो बच्चा पढ़ चुके हैं मेरे यहाँ क्लास में नंबर सिस्टम, वो बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उनकी रिवीजन हो जाएगी। इसलिए मैं आप सभी को ये कहेंगे कि आप इस मौके का फायदा उठाएं। तो हम आपको 10 क्लास से जो पहला लेसन है आपका नंबर सिस्टम, उस नंबर सिस्टम के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि नंबर सिस्टम में संख्या के बारे में हम जानेंगे कि संख्या कौन कौन सी होती है, इस संख्या का क्या गुण होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, इसको हम जानेंगे बच्चे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप जान लें कि संख्या में की पूर्ण संख्या जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। ठीक है बच्चे, यह आपकी पूर्ण संख्या है। यह नंबर सिस्टम से आपके 10 क्लास में 10 नंबर का क्वेश्चन आती है और यह 10 नंबर आपको बहुत कम समय में और बहुत ही आसानी पूर्वक प्राप्त हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो नंबर सिस्टम में जो पूर्ण संख्या है वह 0 से शुरू होता है। ठीक है बच्चे, 0 से स्टार्ट होती है और यह इसका कोई लिमिट नहीं, अनंत कह सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि जो संख्या 0 से शुरू होती है, 0 से लेकर गिनती की जितनी संख्या है वही सारी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद तुम्हारा जो है प्राकृत संख्या है जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से लेकर गिनती की जितनी संख्या होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? प्राकृत संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्राकृत संख्या। ठीक है बच्चे, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चे, तो आप ये भी जान सकते हैं कि जो सभी पूर्ण संख्या होंगे वह प्राकृत संख्या नहीं होंगे और सभी प्राकृत संख्या जो होंगे वह पूर्ण संख्या होंगे। ठीक है बच्चे, अब आइए इसके बाद आपको सम संख्या है। सम संख्या जो 2 से भी भाज्य हो सकती है, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। ठीक है, तो यह सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8 10 ये 800 और आगे तक जो है ये सारे सम संख्या है जो 2 से विभाज्य होने वाली है। ठीक है, अब अगर लंबी संख्या कोई दे दिया जाए इस प्रकार से समझ ले और यह बताना है कि यह 2 से विभाज्य होगी कि नहीं, यानी सम होगी कि नहीं, तो हम यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड नहीं करने जाएंगे बल्कि हम इसकी इकाई अंक को देखेंगे। अगर इकाई अंक दिख रहे हैं कि यहाँ पर 8 है तो यानी कि सम है, जिसकी इकाई का अंक 0 होगा, 2 4 6 8 होंगे, ये सारे जो होंगे सम संख्या कहलाती है। हम लंबी अगर संख्या दिया रहे तो हम इस तरह पहचान लेंगे, उसकी इकाई अंक की देख लेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए इसके बाद आपका है विषम संख्या। ठीक है बच्चे, विषम संख्या, विषम संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो वह क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो विषम संख्या 1 से शुरू होता है बाबू, 1 3 5 7 9 13 11 भी होंगे, 11 13 इस तरह से जो है वो आपका क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। ठीक है, ये देख लीजिए जितनी भी संख्या है यह 2 से विभाज्य नहीं होंगे, तो जो 2 से विभाज्य न होंगे वह विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब ये आपका जो है अभाज्य संख्या है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है बच्चे, इसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या तो वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो,
जो संख्या एक और स्वयं से विभाज्य होगा वो क्या कहलाएगा बच्चे? अभाज्य संख्या। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 आए, 2 गुणनखंड, 2 से 3 गुणनखंड, तीसरा गुणनखंड नहीं प्राप्त हो, तो उसको क्या कहेंगे? हम आभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, आभाज्य संख्या की सबसे छोटी जो संख्या होगी वह 2 होगा। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 है ना, 17, 19, ये सारे क्या है? आभाज्य संख्या। ठीक है, या तो 2 से खुद विभाज्य होगा और 1 से विभाज्य होगा। इसको भी आप देखते हैं कि यह खुद से विभाज्य होगा और 1 से विभाज्य होगा। ठीक है, ठीक है, हम इस भी जान लेंगे कि जो स्वयं से विभाज्य हो और 1 से विभाज्य हो उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। या हम आपको ये भी बताएं कि जिसका अगर फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तो मात्र 2 ही गुणनखंड हो। अगर हम 2 का अगर गुणनखंड इसको करते हैं, 2 का अगर गुणनखंड, तो देखिए मात्र इसका 2 का गुणनखंड 1 और 2 होगा। ठीक है, अगर 3 का भी हम गुणनखंड करेंगे तो 1 और 3 होगा। 5 का भी करते हैं तो 1 और 3 होगा। तो ये सारे दिख रहे हैं कि इसका मात्र 2 ही गुणनखंड हो रही है, एक 1 हो रही है और एक स्वयं हो रहा है, इसलिए सारे क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चे, चलिए, नो डाउट किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए समझने में। एक अभाज्य संख्या और एक सअभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चे, सअभाज्य संख्या जिसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, ये भी आपको कभी क्वेश्चन दे जाता है विकल्प में आपका, इनमें से 4 विकल्प दिया रहेगा, 4 पेयर दिया रहेगा और जिसमें पहचानना रहता है कौन सअभाज्य संख्या है, यानी को प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चे, तो को प्राइम नंबर को हम पहचानने के लिए हम देखते हैं कि अगर दोनों संख्या का अगर 2 पेयर है और उस पेयर संख्या में उसका मसा अगर 1 आता है तो वह आपका क्या होती है? सअभाज्य संख्या होती है। जैसे आप ले लें कि 2 और 3, तो 2 और 3 एक पेयर है, या 2 और 3 का जो है अगर हम मसा निकालें, HCF निकालें, तो HCF क्या होगा? 1 होंगे। तो जिस पेयर का HCF 1 आएगा वह क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या। इसी प्रकार अगर हमने 3 और 5, तो इसका भी मसा कितना आएगा बच्चे? 1 आएगा। HCF इसका भी मसा जो आएंगे वह 1 होगा। तो यह 3 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर है। तो आपको याद रखना यही है कि जिस 2 संख्या का अगर मसा 1 आता है, HCF 1 आता है, तो वह क्या कहलाएंगे? सअभाज्य संख्या। ठीक है बच्चे, चलिए, यानी कि यह क्या हो गया? सअभाज्य हो गया। ये भी आपके क्या होंगे? सअभाज्य संख्या होंगे। ठीक है बच्चे, चलिए, अब जो है आपको जो है पढ़ना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम जानते हैं कि जो संख्या p/q के रूप में होता है, जो संख्या क्या होता है? p/q के रूप में होता है, उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, जो संख्या p/q के रूप में हो और एक शर्त ये भी है कि q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो p/q के रूप में होगा और q नॉट इक्वल 0 होंगे तो वह क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक बच्चे, तो ये जितने भी संख्या हैं ये सारे परिमेय संख्या भी हैं। आप अगर एग्जांपल ले लें कि 2 को हम कहते हैं कि परिमेय संख्या है, तो है सर कि अगर 2/1 हम कर सकते हैं, 3 अगर ले लें तो 3/1 कर सकते हैं, 4 क्या है तो 4/1 कर सकते हैं। तो ये आप जितने भी संख्या पढ़ें ये सारे परिमेय संख्या भी है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि ये सारे परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब जैसे हम ले 2 तो 2/1 कर लिए, इतनी डिवाइड के रूप में हो गई। ठीक है बच्चे, अब जो है आपको अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, जो संख्या p/q के रूप में ना हो, p/q के रूप में ना हो, वह क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है बच्चे, अब p/q के रूप में नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा भाई? अपरिमेय कहलाएगा।
लेकिन आप इसको ये भी जान सकते हैं कि अगर कोई नेचुरल नंबर है, कोई प्राकृतिक संख्या है और उसका पूरी तरह परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं ज्ञात होती है तो वो अभी एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए √2 है ना, √3 है, √5 है, √7 है। यह एक ऐसी संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ज्ञात नहीं होती है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या बचे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ठीक बच्चे। अब नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी हो गई। 10th क्लास के जो फर्स्ट लेसन है नंबर सिस्टम में, उसमें 2-3 पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक सिद्धांत है लेमा का सिद्धांत। ठीक है बच्चे, तो लेमा का सिद्धांत जो है यह बताती है कि अगर कोई कथन सिद्ध है और उस कथन से अगर दूसरे कथन को अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो वह लेमा का सिद्धांत है। यानी एक सिद्ध कथन होने चाहिए। आप एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, जैसे मान लिया जाए आपको कोई कहते हैं या हम सभी जानते भी हैं कि सूर्य पूरब दिशा में उग जाती है। ठीक है बच्चे, तो सूर्य पूरब दिशा में उगती है, यह तो सिद्ध है कि सूर्य पूरब में जब उगेगी तो पश्चिम में डूबेगी। मतलब इस कथन से, एक कथन से हम यह साबित हो गया कि है ना, सूर्य पूरब में जब उगेगी तो पश्चिम में डूबेगी, यानी साबित हो जाती है। आपको हम कह सकते हैं कि यह लेमा का सिद्धांत लागू हो गया। तो इस प्रकार हम किसी भी प्रकार के एक कथन अगर सिद्ध रहे और उस सिद्ध कथन से दूसरे को अगर हम साबित कर लेते हैं तो वह इसको हम लेमा का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है बच्चे, आप इसको लिख सकते हैं कि एक सिद्ध कथन से, एक सिद्ध कथन से दूसरे कथन को सिद्ध करना, दूसरे कथन को सिद्ध करना जो है लेमा का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, करना लेमा का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है बच्चे, चलिए सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, चलिए यह हो गया लेमा का सिद्धांत, जो कि आपको क्लास 10 के फर्स्ट लेसन में जानना जरूरी है। और एक और है जिसको हम कहते हैं यूक्लिड या भाग का एल्गोरिदम विधि, है ना, एल्गोरिदम विधि। ठीक बच्चे, देखिए यह भी एक एल्गोरिदम विधि जो है, ये भी एक सही कथन को इसको साबित किया गया इससे भी। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास कोई बड़ी समस्या आ जाए और उस समस्या का आप हल कैसे ज्ञात करेंगे, यह हमें भाग का एल्गोरिदम विधि यानी यूक्लिड लॉ हमें बताती है कि कोई समस्या रहे तो उस समस्या को हम कैसे तोड़ करके हल ज्ञात कर सकते हैं। यही आपका भाग का एल्गोरिदम विधि है, जिसको हम कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हल ज्ञात करना। ठीक है बच्चे, जैसे आप मान लिया जाए कि आपको कुछ रुपये धन के इकट्ठा करना है, धन की आवश्यकता है, और वह धन मान लिया जाए बहुत छोटे आप बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, आपको जो है इतने ही धन की आवश्यकता है। ठीक है बच्चे, 20,000 की आवश्यकता है, लेकिन आपको 20,000 कोई बच्चा है ना दे नहीं सकता है। लेकिन अगर हम इस 20,000 को अगर 20 पार्ट में बांट ले और 1,000 हम इकट्ठा कर ले तो हमारी काम बन सकती है। यही आपका लेमा का सिद्धांत है कि एक किसी भी प्रकार की जो समस्या है उस समस्या को हल हम अगर स्टेप बाय स्टेप प्राप्त कर लेते हैं, है ना, चरणबद्ध से प्राप्त कर लेते हैं, तो यह एक लेमा का सिद्धांत होगा। ठीक है बच्चे, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि एक बड़ी समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल प्राप्त करना क्या कहलाता है, भाग का एल्गोरिदम विधि कहलाता है। ठीक है बाबू, या अगर कोई बड़ी समस्या है इसको हम अगर स्टेप बाय स्टेप हल प्राप्त कर लेते हैं, यह भाग का एल्गोरिदम विधि है। और आपको ये जानना है, एक नंबर में पूछता है कि भाग के एल्गोरिदम विधि से या यूक्लिड लॉ से क्या ज्ञात होती है। तो हमें याद रखना है कि भाग के एल्गोरिदम विधि से हम HCF ज्ञात करते हैं, मौसा ज्ञात करते हैं,
है आपका, इसको हम कहते हैं HCF शॉर्ट में, ऐसे पूरा नाम डाल ले, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम भाग के एल्गोरिथम विधि से HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है बच्चे। और यहाँ आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आता है। आप किसी भी साल के क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं और उस क्वेश्चन बैंक के किसी भी साल का क्वेश्चन देखेंगे तो यह आपका 2 नंबर एकदम फिक्स है, जो कि आपको 2 नंबर के बनाने के लिए देता है। और ऑब्जेक्टिव तो इससे क्वेश्चन एनालाइज ही करता है हर में, क्योंकि आपको नंबर सिस्टम में 4 लेसन पढ़ना है 10th क्लास में, और 4 लेसन से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूरी बोर्ड में पूछती है बच्चे, ठीक है। तो हम आप याद रखिए कि भाग के एल्गोरिथम विधि से क्या प्राप्त करते हैं, तो HCF प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? HCF यानी कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समाप्त वर्ग, ठीक है बच्चे। तो हम आपको दिखाते हैं कि भाग के एल्गोरिथम विधि है क्या। इसकी है ना, इन्होंने जैसे A और B कोई पूर्णांक रहे, पॉजिटिव पूर्णांक हो, तो उस पॉजिटिव पूर्णांक को यानी यहाँ पर देखिए A बराबर BQ प्लस R, जहां होता है क्या 0 से बड़ा बराबर R छोटा क्या होता है B से। और यही आपका जो है A बराबर जो आप लिखे A बराबर BQ प्लस R, यही भाग के एल्गोरिथम विधि से है ना हमें ज्ञात करते हैं। इसी रूल से हम ज्ञात करते हैं कि मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह जो A होता है बच्चे, यह होता है भाज्य, ठीक है, और B जो होता है वह होता है भाजक, और Q क्या होता है भागफल, ठीक है। R होती है शेष। ये क्या होती है, A को हम क्या कहते हैं भाज्य कहते हैं, B को क्या कहते हैं भाजक कहते हैं, Q को क्या कहते हैं भागफल कहते हैं, और R को क्या कहते हैं शेष। तो यह आपका आप छोटा बच्चा में भी पढ़े होंगे क्लास में, जब आपको डिवाइड सिखाया जाता था, भाग सिखाया जाता था, तो आपके द्वारा किया गया भाग सही है कि नहीं, आप इसी फॉर्मूला से जांच करते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग जो साबित करते थे छोटे क्लास में अपने भाग को, तो उसके बारे में हम सिद्धांत नहीं जानते थे। आज हम 10th क्लास में इसी को जानेंगे कि इसी को क्या कहते हैं भाग का एल्गोरिथम विधि, या इसी को कहते हैं यूक्लिड लॉ, ठीक है बच्चे। चलिए अब हम इस पर जो है आपको मात्रा कैसे ज्ञात किया जाता है ये आपको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है बच्चे, अब हम देखेंगे कि भाग के एल्गोरिथम विधि से मात्रा कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जिससे हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, देखिए बोर्ड पर ले लेते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन यहाँ पर है ना, यहाँ 12 है, और यहाँ मान लिया जाए कि है ना आपको जो है ना 42, ठीक है। इसी को ले लेके मात्रा निकालना है, इसका जो है आपका HCF निकालना है, ठीक है बच्चे। HCF निकालना किस विधि से, तो भाग के एल्गोरिथम विधि से, ठीक है बच्चे। तो जी आपको अभी बताया थे भाग के एल्गोरिथम विधि में कि A बराबर BQ प्लस R होता है। A क्या होता है भाज्य होता है। आप ऐसे भी नीचे क्लास में पढ़े हैं कि मात्रा ज्ञात करने के 2 तरीका, एक गुणनखंड से और एक भाग विधि से। तो आप एक मात्रा निकालते थे तो वहां पर जो भाग विधि से प्रोसेस करते हैं उसी प्रोसेस को हम अपनाएंगे, लेकिन लिखने के केवल तरीका हम बदल लेंगे। यही आपका भाग के एल्गोरिथम विधि में दिखाता है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ आप इस तरह मात्रा निकालते थे, 12 से हम 42 को लगाएंगे तो 3 बार आएगा, 12 से 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 घटाएंगे, इसको हम घटाएंगे ना तो 6 हो गया, और इसको हम पुनः यह जो है 12 था जो भाजक पद था उसको हम भाज्य बनाते हैं तो 12, ठीक है। 6 से भाग दिया तो छेद में की 12 हो गया बच्चे, यानी मात्रा कितना आ गया 6 आ गया, मात्रा क्या आ गया 6। तो यह जो तरीका है यह भाग विधि से मात्रा निकालने का, ठीक है। इसी विधि को हम जो है भाग के एल्गोरिथम विधि से निकालेंगे। यानी यहाँ पर देखिए यह 42 हो गया, 42 को 12 से भाग दिए, देखिए भाजक है गुना क्या होता है भागफल होता है, तो भागफल कितना है 3 है, प्लस शेष होती है, शेष कितना है बाबू 6 है। तो देखिए 42 को हम 12 से भाग लगाए तो कितने बार लगा 3 बार लगा, शेष क्या बचा 6 बचा। अब पुनः 12 को इसको भाग देंगे 6 से तो 6 2 होता है 12 हो जाता है बाबू, 6 12 हो जाता है, शेष क्या हो गया 0।
जब शेष 0 आ जाता है तो प्रोसेस क्या कर लेते हैं, बंद हो गई और यही आपका मसा हो गया। आप जानते हैं कि जिस अंक से कट जाता है, जिस भाजक से कटेगा वही भाजक क्या होगा, मसा होता है। तो ये आपका मसा कितना हो गया, 6। तो इस तरह से हम भाग के लोगरिथम विधि से मसा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, चलिए बच्चे आप देखिए सेकंड है, आपको एग्जांपल दिखाते हैं। जिससे आपको 455 है और 42 है, ठीक है। इसका आपका HCF निकालना है, ठीक है बच्चे। तो हम भाग के एल्गोरिथम विधि से मसा निकालेंगे इसका। तो यहाँ पर देखिए आपको भाग के एल्गोरिथम विधि यही है, ठीक है बच्चे। A बराबर B2 प्लस R है ना, B2 प्लस R। तो यहाँ पर 455 है, 455 को हम 42 से भाग देंगे, ठीक है बच्चे। अब देखिए 455 को जब 42 से भाग देंगे तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान दें बोर्ड पर, इस तरह कैसे निकालेंगे, ठीक है। 455 को 42 से आप एक बार लगाएंगे, 42 होगा, 35 होगा, कर लिया बच्चे। अब देखिए इससे इसमें भाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़े हैं कि जब भाजक से भाज्य छोटा हो जाए और भाग न लगे तो शेष यहाँ भागफल में हम लोग 0 बैठा लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए कितना बार लगा बच्चे, 10 बार। अब जो है इसको भाजक बनाएंगे और यहाँ 42 को उतारेंगे। अब कितने बार लगेगा, 1 बार लगेगा। फिर कितना आएगा, 7 आएगा। फिर इसको हम 35 को लगाएंगे, 7 से 7 बचे 35 हो गया, ये कट गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ भाजक ही है, भाज्य है, भागफल लिया है, शेष लिया है। तो यहाँ पर देखिए भाज्य हो गया, भाजक क्या हो गया, भागफल कितना हो गया 10 और शेष कितना हो गया 35, ठीक है बच्चे। आप 42 को पुनः लगाइए कितने से, तो 35 से, ठीक है। 35 लगाएंगे, 42 को लगाएंगे बच्चे, तो 35 से कितने टाइम से लगेगा, 1 बार। शेष क्या बचेगा बच्चे, देखिए यहाँ पर 7, ठीक है। अब 35 को लगाएंगे 7 से, तो 7 बचे 35, ठीक है, कट गई। शेष क्या हो गया, 0। अब जब शेष 0 आ गया, अभी हम बताए थे कि जब शेष 0 आ जाएगा प्रोसेस बंद हो गई। आपका मसा कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से हम भाग के लोगरिथम विधि या यूक्लिड से मसा ज्ञात करते हैं। आप बने रहिए हमारे वीडियो से, हम फिर आपको आगे इस लेसन से दूसरे संबंधित जो क्वेश्चन है जो सिद्ध करना है, दिखाना है कि सम और विषम कैसे पहचानेंगे, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।